चलिए आज बात करते हैं भारत की आरक्षण प्रणाली की। एक ऐसा विषय जो जितना जटिल है उतना ही विवादास्पद भी। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे बनाया तो गया था ऐतिहासिक नाइंसाफी को दूर करने के लिए, पर आज भी इस पर जोरदार बहस होती है। सवाल ये है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता को आखिर ठीक कैसे किया जाए। और यही वो बड़ा सवाल है जिस पर भारत की आरक्षण नीति की पूरी इमारत खड़ी है। इसे दुनिया के सबसे बड़े अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स में से एक माना जाता है। तो इस पॉलिसी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसकी वजह को समझना जरूरी है। यानी हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस समस्या की जड़ों तक जिसे ये पॉलिसी सुलझाने की कोशिश करती है। और वो जड़ है भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था। तो देखिए, सदियों तक भारतीय समाज एक बहुत ही सख्त हिरार्की यानी वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। इसका सीधा सा मतलब था कि किसी का जन्म ही ये तय कर देता था कि वो क्या काम करेगा और समाज में उसका दर्जा क्या होगा। जाहिर है, इससे एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ और इस पूरी व्यवस्था के बाहर थे दलित, जिन्हें अछूत कहा जाता था और उन्हें सबसे ज्यादा भेदभाव झेलना पड़ता था। फिर आया 1947, भारत की आज़ादी का साल। अब देश के निर्माताओं के पास एक मौका था कि इस ऐतिहासिक नाइंसाफी को सीधे सीधे एड्रेस किया जाए, और उन्होंने किया भी, संविधान में ही एक बहुत बड़ा कदम उठाकर, जिसे हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। और इसी कदम को हम जानते हैं आरक्षण के नाम से। इसे संविधान का हिस्सा बनाया गया। इसका मकसद सीधा था, सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो समुदाय हाशिए पर धकेल दिए गए थे, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व करना, ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल सके। शुरुआत में इसका फायदा मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों यानी एससीज और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज को दिया गया। लेकिन देखिए, आरक्षण की कहानी 1950 पर ही खत्म नहीं होती। ये सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं था, बल्कि गुजरते दशकों में ये लगातार बदला है और इसका दायरा भी काफी बढ़ा है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये विस्तार हुआ कैसे। देखिए, शुरुआत में फोकस सिर्फ एससीज और एसटीज पर था। फिर इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज को भी जोड़ा गया। ये वो समुदाय हैं जो सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े माने गए, और हाल ही में इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस को भी शामिल कर लिया गया। तो आज की तस्वीर क्या है? आज की तारीख में सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में लगभग 59.5% सीटें रिजर्व्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 40.5% सीटें ही जनरल कैटेगरी के लिए, यानी पूरी तरह से मेरिट के आधार पर खुली हैं। और जाहिर है, इस बढ़ते दायरे ने पूरे देश में एक जोरदार बहस को जन्म दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या आरक्षण वाकई एक जरूरी जरिया है, या फिर ये मेरिट के सिद्धांत को कमजोर करता है? चलिए, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्कों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, जो लोग इसके पक्ष में हैं उनका मानना है कि ये सोशल मोबिलिटी और डाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। वहीं जो इसकी आलोचना करते हैं उनका कहना है कि इससे मेरिट से समझौता होता है, जाति की पहचान और मजबूत होती है, और अक्सर इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इन आलोचनाओं का जवाब देने के लिए, खासकर इस बात का कि पिछड़े वर्गों में भी जो संपन्न लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया और इसे नाम दिया गया क्रीमी लेयर। तो ये क्रीमी लेयर है क्या? सीधा सा मतलब है कि पिछड़े वर्ग के वो लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पहले ही काफी आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए ताकि इसका फायदा उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, क्रीमी लेयर तय करने की जो इनकम लिमिट है उसे समय के साथ लगातार बढ़ाया गया है। अब इसका असर क्या हुआ? यही कि आरक्षण के फायदे के लिए एलिजिबल लोगों का दायरा भी असल में बढ़ता चला गया। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि भारत में इस अफर्मेटिव एक्शन का भविष्य आखिर है क्या। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि खुद संविधान निर्माताओं ने, जिनमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भी शामिल थे, आरक्षण को एक टेम्पररी मेजर के तौर पर देखा था। मतलब उनका इरादा ये नहीं था कि यह हमेशा के लिए चले, बल्कि इसकी समय समय पर समीक्षा हो और शायद एक दिन इसे खत्म कर दिया जाए। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या सामाजिक न्याय का आधार समूह की पहचान यानी जाति ही बनी रहनी चाहिए, या फिर अब वक्त आ गया है कि इसे किसी व्यक्ति की आर्थिक जरूरत के हिसाब से देखा जाए? इस एक सवाल का जवाब ही आने वाले भारत की दिशा तय करेगा।